स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानान, शेख सलमान जो कि हमारे स्पेशल मेहमान हैं आज के, उनके वालिदैन, मेरे वालिद साहब, रज़ाउल्लाह सर, सादिक सर, बाकी अफ़ार शेख साहब, अस्करी सर, मैं इनका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा बेस रहे हैं, ये हमारा फाउंडेशन है। काविश फाउंडेशन में जो फाउंडेशन आप देख रहे हैं, ये फाउंडेशन बैठा है आपके सामने। मैं आपको थोड़ा एक रिमाइंडर दूंगा। 2014 की बात है जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था और उस वक्त काविश फाउंडेशन ने फेलिसिटेशन किया था जिसमें उनैस इस्माइल और अंसार और जो है राजा याकूब फारूक वो औरंगाबाद आए थे। और उस वक्त का मुझे मंजर याद है, मैं भी स्टेज पर बैठा था, मैं कॉर्नर की सीट पर बैठा था। उस वक्त मैंने सोचा था कि अल्लाह काश ये दिन आएगा, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे ही दोस्त है जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है एक दिन आएगा मैं भी मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में बोलूँगा और लोग मुझे अपने खुलूस के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ सुनेंगे। और अल्लाह का करना ये हुआ कि 2 साल के बाद ही अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली। इसमें मैं माजी में आपको एक और बार ले जाना चाहूँगा। 2012 में आज आपके सामने नूह सिद्दीकी एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो कि कनाडा रिटर्न है, कनाडा में जिसने पढ़ाई की है, जो कि स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की है और जो कहीं नौकरी ढूंढ रहा होता, क्योंकि आजकल आपको पता है ग्लोबल सिनेरियो भी कितना मुश्किल है नौकरी का, शायद वो खड़ा होता, शायद खड़ा भी नहीं होता अगर मेरे वालिद साहब मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब उस वक्त मेरे सामने ये ऑप्शन खोल के नहीं रखते। तो मैं अगर मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो आज आपके सामने मोहम्मद नूह सिद्दीकी नहीं खड़ा है, आज आपके सामने मोहम्मद शोएब सिद्दीकी सेलेक्ट होकर खड़ा है। मैं यहीं पे याद करूंगा मेरे मरहूम दादा मोहम्मद इलियास सिद्दीकी साहब और मेरे ताया मोहम्मद इदरीस सिद्दीकी साहब का, जो कि मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, जो कि मेरे गाइड रहे हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ रही है। अब मैं इसीलिए इसका शुरू में जिक्र कर रहा हूं क्योंकि दुआएं, सारे बुजुर्गान यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मौजूद है, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, दुआएं कैसे असर रखती है। मैं आपको बताऊंगा कि 2013 में जब प्रिपरेशन मैंने शुरू की थी, उस वक्त 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, आपको 2 ऑप्शनल प्रिपेयर करना होते थे। मेरा उर्दू तो शुरू से अच्छा था, लेकिन जो दूसरा ऑप्शनल था अगर वो बाकी रह जाता, अगर यूपीएससी वो चेंज नहीं करता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो मुझे लगा कि मेरे दादा की दुआ कबूल हो गई है और अल्लाह ताला ने जो मेरा वीक पॉइंट है वो हटा दिया है। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, दूसरी दुआ का असर मुझे समझ आया जब मैं इंटरव्यू हॉल में बैठा था। यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू चल रहा है, सामने 5 लोग बैठे हैं जो कि 200 साल का तजुर्बा रखते हैं। 40 साल एक का करियर है, 200 साल का तजुर्बा है, और मैं मुश्किल से कुछ किताबें पढ़ के उनके सामने गया हूँ। और जब वो मुझसे सवालात कर रहे हैं तो सवालात इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि मैंने तैयार किए हैं और जैसे मैं चाहूँगा कि वो मुझसे पूछे। तो ये जहाँ पर बेशक ये जो होता है ये इंसान का किया हुआ नहीं होता है, ये दुआएं होती है, जो दुआएं जो है एक पत्थर को या एक कोयला को जो एक हीरा बना देती है। तो ये दुआओं का असर रहा है। यहाँ पर मैं एक और बात कहकर आगे बढ़ूंगा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे कह दूं कि आप लोग यूपीएससी नहीं कर सकते। आप लोगों से यूपीएससी नहीं होगा, आप लोग यूपीएससी पास नहीं कर पाएंगे। सादिक सर, मैं आपके सामने ये जुर्रत कर रहा हूँ कहने की कि ये लोगों से सर नहीं होगा। मैं सलमान को सामने रखकर कह रहा हूं कि सर ये लोगों से यूपीएससी नहीं होगा। मैं लिखकर देने तैयार हूं, इनसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक आप आपका कंफर्ट, आपका आराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपसे यूपीएससी नहीं होगा। जब तक आप अपने रूटीन के हिसाब से अगर यूपीएससी करना चाहते हैं, आप शादियों को मिस करना नहीं चाहते, आप दोस्ती यारी नहीं छोड़ना चाहते, आप रिश्तेदारियां निभाना चाहते हैं, आप हर चीज एंजॉय करना चाहते हैं और साथ में आप सोचते हैं कि अल्लाह आपको ये चीज भी दे दे, तो फिर भी आपसे यूपीएससी नहीं हो सकता। मैं एक वक्त में डरता था, मैं सोचता था कि अल्लाह मैंने इतने रिश्तेदारों की और इतने दोस्तों की शादी छोड़ी है कि मेरी शादी में कोई आएगा नहीं आएगा। तो अगर आप ये करते हैं तो भी नहीं होगा। तीसरा, मैं वालिदैन से कहता हूं कि उनके बच्चे से यूपीएससी नहीं होगा अगर वो चाहते हैं कि वो आपको 2 साल में ही आईएएस बन के दिखा दे। एक डॉक्टर बनने के लिए भी कम से कम 5 से 6 साल का वक्त लग जाता है, तो एक आईएएस बनने के लिए, एक सरकारी नौकरी निकालने के लिए, वो भी इस कंपटीशन के दौर में, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो कि बस अभी ग्रेजुएट हुआ है
वो 2 साल के अंदर आपको रिजल्ट देते हैं, तो आपका बच्चा नहीं बन पाएगा। और मैं और कह रहा हूं कि आपसे यूपीएससी नहीं होगा अगर आपका अल्लाह पर यह तवक्कुल नहीं है कि वो रज़ाक है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे इससे नौकरी मिलेगी, तो फिर आपने अल्लाह पर रज़ाक होने का तवक्कुल नहीं किया। क्योंकि पढ़ाई होती किस लिए है? पढ़ाई का मकसद होता है कि वो आपको एक नज़रिया देती है, पढ़ाई का मकसद होता है कि वो डिसेंसी देती है, बात करने का सलीका देती है। अगर नूह सिद्दीकी पढ़ा नहीं होता तो शायद आज आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैंने कितने फैक्टर्स आपको गिना दिए हैं। अगर आप सब ये दिमाग में रखते हैं कि आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, आराम नहीं छोड़ेंगे, आप अपने टास्क जो हैं डेली रूटीन के हिसाब से यूपीएससी करना चाहेंगे, आप जो है आपके घर में बैठ के ही तैयारी करेंगे, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि आपसे यूपीएससी नहीं होगा। आपको यूपीएससी करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी टास्क के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, चाहे आप जिंदगी में या करियर में आपने कोई और टारगेट सेट किया है, जब तक आप इन सब चीज़ों को पीछे नहीं रखेंगे और डिसिप्लिन जिंदगी में नहीं लाएंगे, तो तब तक यूपीएससी और दूसरे जितने भी बड़े टास्क है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। ये मैसेज मेरा स्पेशली हमारे यूथ के लिए है कि उन्हें समझना चाहिए कि अगर नूह सिद्दीकी शादियाँ अटेंड करता, अगर सलमान शेख यहाँ पे अपनी जो मशागिल है उसमें इन्वॉल्व रहता, अगर वो इससे कट के नहीं बैठता, तो शायद आज आपके सामने, आज इस शहर को एक नहीं बल्कि दो सिलेक्शन कभी नहीं मिल पाते। अब दूसरा मैं जो बात कहूँगा, वो जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी तो मुझे सबसे पहले जो रिएक्शंस लोगों के मिले थे वो ये था कि आप यूपीएससी नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बात कही। लेकिन उनकी वजूहात ये नहीं थी जो मैंने आपको कही है। उनकी वजूहात ये थी कि पहले ये कि सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी वजह ये थी कि टास्क बहुत बड़ा है, आप करोगे कैसे। ये अक्सर आप सुनते होंगे कि आईएएस का या किसी बड़े ख्वाब का हम लोग सोचने से भी शर्मा रहे हैं। हम लोग बैठे थे क्लास में, जब मैं कोचिंग ले रहा था दिल्ली में, हमारी क्लास में हमारे ट्यूटर ने कहा कि आप में से कौन है जो यूपीएससी टॉप करना चाहता है। तो मुश्किल से 3 हाथ भी नहीं उठे, 500 लोग क्लास में बैठे थे। तो उस टीचर ने कहा कि बाकी सारे 497 इस क्लास से निकल जाइए। अगर आप सोच भी नहीं सकते, मैं कह नहीं रहा कि आप बन के दिखाओ, आपको सिर्फ सोचना है। अगर आप सोच भी नहीं सकते कि आप यूपीएससी टॉप करेंगे, आईएएस बनेंगे, तो फिर तो आप पे तुफ है, आप तो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सोचना है, हमें बड़ा टारगेट रखना है। हमें जो अभी इंजीनियर्स बन गए हैं, माशाल्लाह जो डॉक्टर्स बन गए हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, सलमान भी पोस्ट ग्रेजुएट है, हमें सिर्फ उस पर इक्तिफा नहीं करना है। सलमान ने जो शेर कहा था, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो हमारा कहीं पर सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, हमारा सिलसिला आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो मिसकंसेप्शंस जो है, डीपी अग्रवाल साहब जो कि यूपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, 2013 तक के लगभग जो चेयरमैन रहे, उन्होंने खुद कहा है, उनकी ज़ुबानी है कि मैं खुद यूपीएससी के इंटरव्यूज़ लेता हूँ और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ऐसे ही इब्राहिमी साहब है जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी बिहार है, जो कि मॉक इंटरव्यूज़ में मुझे मिले थे, उन्होंने यही बात कही थी कि बेटा मैं खुद इंटरव्यू पैनल पे बैठ चुका हूँ, आप बेफिक्र रहो, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और क्या मुश्किल है? क्या नहीं हो सकता? जिन लोगों ने मुझे 2012 में कहा था कि बेटा आपसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, आज मैं उन्हीं से गले मिलता हूँ और कहता हूँ अंकल आपने मुझे कहा था नहीं हो पाएगा। तो आज वो मुझसे कहते हैं कि बेटा तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तो आप भी ऐसे ही अज़्म कीजिए और इन मिसकंसेप्शंस को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। ऐसा कोई भी नहीं है, आपके सामने, आप ही के शहर से। हमारी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये आपकी अपनी स्टोरी है। मौलाना आज़ाद कॉलेज से लगभग हम सब पास आउट है, बुरहानी नेशनल स्कूल से, सलमान का जो बैकग्राउंड है, ये सब हमारी स्टोरीज है। तो जब हमारी कोई स्टोरी बन सकती है और आप लोग यहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं, तो क्यों ना आपकी एक स्टोरी बने जिसको सुनने के लिए मैं खुद आऊँ और यहाँ पर सामने बैठूँ। अब जो चीज़ हमें मिली है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं। पहली अपॉर्चुनिटी और जो पहला रिजल्ट जो आपको समझ में आएगा वो ये है कि यूपीएससी या इस बड़े एग्जाम को निकालने के बाद आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है। आज के सेल्फी दौर में आप देखेंगे कि हर कोई खुद को रिकॉग्नाइज करना चाहता है, लोग सेल्फी लेते हैं और ज़बरदस्ती टैग करते हैं ताकि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें।
लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर नूर सिद्दीकी को 3 दिन पहले कोई नहीं जानता था, सिलेक्टेड लोग जानते थे। लेकिन आज मामला ये है कि फेसबुक की वॉल, व्हाट्सएप के चैट्स सलमान शेख और नूर सिद्दीकी के नाम से भरे पड़े हैं। तो ये आपको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। और नौजवान जो है ख़ास तौर से, चाहे हमारी लड़कियां हों लड़के हों, हर किसी को रिकॉग्निशन चाहिए। बुजुर्ग है, आपके वालिदैन हैं, जितने भी लोग हैं, सबको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। ये सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी इसमें मिलता है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी ये होती है, मैं एक कैंडिडेट का नाम लूंगा जो कि 2010 में सेलेक्ट हुए थे, राजेश पौंडी उनका नाम है। तेलंगाना का डर उनको मिला है। जब आंध्र प्रदेश हुआ करता था तो उन्होंने कहा कि वो हमारे ऐसे ही मैं बैठा था एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने कभी बैंक अकाउंट नहीं बनाया, मेरे दोस्त के बैंक अकाउंट में पैसे आते थे, और फिर मैंने कभी कोई चेक साइन नहीं किया। लेकिन जब मैं यूपीएससी क्वालिफाई किया, उनको आईएएस मिला, तो कहते हैं मैंने जिंदगी में पहला चेक साइन किया था, वो 100 करोड़ रुपए का था। तो हम और आप जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पास हम 2 लाख रुपए का चेक जल्दी साइन नहीं कर पाते। तो आपको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है कि आप इतना बड़ा चेक साइन कर सकते हैं। यानी आप सोच रहे हैं कितना बड़ा पावर अल्लाह ने आपको इसके साथ अता किया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास खुल जाती है। तीसरा जो अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको लिंक करूंगा हमारे जो पूर्व पुलिस कमिश्नर साहब रहे अमितेश कुमार साहब। उन्होंने एक अच्छा ऑफिसर जब शहर में आता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जब आता है, तो आपने देखा है कि शहर की काया कैसे पलट जाती है। तो क्यों ना औरंगाबाद से ही सिलेक्ट होकर एक ऑफिसर यहाँ पे आए जो कचरे के मसाइल का हल निकाल ले। हमसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके शहर में क्या मसला चल रहा है, कचरे का मसला चल रहा है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। मुझसे इतने बड़े लोगों ने दिल्ली में बुलाकर एसी रूम में बिठाकर ये सवाल पूछा। मेरे लिए यही बड़ा अचीवमेंट था कि मैं इन्हें जवाब दूं या मैं खुश हो जाऊं। मैंने इनको जवाब बताया, तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो यूपीएससी आप पास होते, एक एग्जाम है, लेकिन जो आपको ये अता करता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अल्लाह ताला कितने मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करता है। नेक्स्ट मैं इसको कहूंगा कि कब करना है। बहुत से लोग बैठे हैं, पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। अंसार शेख का एग्जाम्पल है जिन्होंने 12वीं से शुरू कर दिया था। तो एक एग्जाम्पल हो गया कि 12वीं से भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया नूर सिद्दीकी का, जिसने बीटेक करने के 1 साल के बाद करना शुरू किया। अंसार शेख ने 21 साल की उम्र में शुरू किया था, 21 भी नहीं 18 साल की उम्र में शुरू किया था। मैंने 22 साल की उम्र में शुरू किया था। वहीं पे एक गौरव अग्रवाल है जिन्होंने 2015 में टॉप किया था, जिन्होंने पहले आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया, फिर आईआईएम से अहमदाबाद से मास्टर्स किया, फिर वो हांगकांग गए, हांगकांग में 3 साल नौकरी की, फिर वो वापस आए, 29 साल की उम्र में यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहले अटेम्प्ट में आईपीएस निकाला और दूसरे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया टॉप कर लिया। तो मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स रख रहा हूं कि आप 21 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं, आप 25 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं, आप 29 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं। क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर? डिसीजन। आपको डिसाइड करना है, आपको अहद करना है कि हाँ बस बहुत हो गया, अब मैं क्यों इम्पैक्ट लूँ, अब मैं इम्पैक्ट करने वाला बनूंगा। तो ये आपको डिसीजन लेना है। तो आप इन सारी स्टेजेस से कर सकते हैं। अब मैं वालिदैन को थोड़ा मुखातिब होकर कहूँगा कि हमारे वालिदैन मोहतरम, जैसे मेरे वालिद साहब का एग्जाम्पल है, अगर मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब मेरी प्रिपरेशन की साइकिल देखे तो 50% काम जो है मेरे वालिद ने कर लिया। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये लड़के ने बहुत मेहनत की है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसने 50% ही की है। क्योंकि 50% काम मेरे वालिद कर रहे थे, 50% काम मेरी वालदा कर रही थी, 50% काम मेरे चाचा चाची कर रहे थे, 50% काम मेरे बुजुर्गान कर रहे थे जो मुझे दुआएं दे रहे थे। तो ये एक फैमिली एफर्ट है, ये एक इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है। अगर शेख सलमान को उनके वालिद सपोर्ट नहीं करते, अगर वो कहते कि बेटा आप जॉब करो, आप पैसा कमा कर भेजो, तो क्या शेख सलमान यहां बैठ पाते? अगर मेरे वालिद साहब मुझे कहते कि बीटेक हो गया, चलो बेटा आप कमा कर पैसे घर पे भेजो, तो क्या मैं कर पाता? तो ये वालिदैन को अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर फल को पकना है तो उसे धूप में रखना पड़ेगा। तो आप भी अपने फलों को धूप में रखिए, तभी वो पक पाएगा। और नेक्स्ट बात मैं इसके आगे कहूंगा कि काविश फाउंडेशन, मेरी प्रिपरेशन की जर्नी और काविश फाउंडेशन की जर्नी में बहुत ज़्यादा पैरेलल क्योंकि मैं काविश फाउंडेशन का फर्स्ट स्टूडेंट रहा हूँ। सादिक बागबान साहब मुझे एज अ फर्स्ट स्टूडेंट शुरू से गाइड करते आए। अब यूपीएससी क्यों नहीं हो सकता, उसमें एक बहुत बड़ा एक
एक और डाउट आता है, वो ये कि हम तो 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा, हम तो 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, हमारे बच्चे का नहीं हो रहा। तो मसला ये है कि एक दरवाजा है और उस दरवाजे को धक्के मारे जा रहे हैं और उसको जोर जोर से धक्के मारे जा रहे हैं। 1 साल आके खड़े रहकर मारा, दूसरे साल 2 कदम पीछे लिए फिर आके मारा, तीसरे साल 3 कदम लिए फिर आके मारा। लेकिन वो ये समझना भूल गए कि उसकी एक चाबी है, अगर वो चाबी ढूंढ लूं और दरवाजा खोल लूं तो वो खुल जाएगा। तो काविश फाउंडेशन ने मुझे वो धक्के खाने से बचा दिया, धक्के मारने से बचा दिया। काविश फाउंडेशन ने मुझे बताया कि पहले दरवाजे की चाबी ये है, ये ऐसे खुलेगा, ये लो चाबी, दूसरे स्टेज की चाबी ये है, तीसरे स्टेज की चाबी ये है और आखिर में आपकी मंजिल सामने आ जाएगी। तो ये काविश फाउंडेशन का रोल रहा है। अक्सर मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम अच्छी फैमिली से है या हम फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, हम सीधे पुणे जाएंगे, हम सीधे दिल्ली जाके तैयारी करेंगे। तो मसला ये हो जाता है कि एक 10th के बच्चे को फर्स्ट ईयर की बुक दे दी जाती है, जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया है सेम वही मामला हो जाता है। एक बच्चा जिसको अभी बेसिक समझ नहीं है, जिसको बुनियादें बनी नहीं हुई है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं सीधे 2nd फ्लोर से शुरू करूंगा, ये तो गलत फहमी की बात है। आप 2nd फ्लोर से शुरू नहीं कर सकते, आपको ग्राउंड पहले बेस बनाना पड़ेगा, फिर ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर 1st फ्लोर बनेगा। इसी तरीके से आपको बेसिस बनाने पड़ेंगे और वो बेसिस जो होते हैं वो काविश फाउंडेशन बताता है और उसी की रहनुमाई में फिर आप आगे चल पाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अगर डिसाइड कर रहे हैं तो आप उसके सलीके को समझें। आप जो भी बड़ा काम कर रहे हैं अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से, अपने जितने जो गाइड करने वाले लोग हैं उनसे गाइडेंस लें। तो ये चंद बातें हैं। साथ में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कहूँगा जो कि हमारी एक माशाल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ पर हमारे ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, माशाल्लाह सब बैठी हुई हैं और पिछले 3 दिन से मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इनका रिस्पॉन्स भी देख रहा हूँ माशाल्लाह। तो क्या इन लोगों के लिए ये सब नहीं बना है? क्या हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए यूपीएससी नहीं है? क्या ये कोई बड़े काम नहीं कर सकती? बेशक वो कर सकती है। सना अख्तर एक एग्जाम्पल है जो कि 2014 में सेलेक्ट हुई थी और कमाल की बात यह है कि जब वो सेलेक्ट हुई थी तो जब फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ था, इत्तेफाक से मेरा भी जाना वहां पर हुआ था, तो उस वक्त मिनिस्टर जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर नजमा हेपतुल्लाह थे मैडम, तो वो वहां पे बैठे हुए थे और उनके साथ में उन्हें देखा कि उस लड़की के हाथ पे मेहंदी लगी हुई है। तो वो हैरान हो गई कि बेटा ये मेहंदी कैसी है? तो कहा कि मैडम मेरी अभी शादी हुई है। कहा कि हस्बैंड ने क्या सपोर्ट किया? कहा हाँ सपोर्ट भी किया और वो वहां पे बैठे। और कहा कि और इन लॉज ने? कहा कि मैडम मैंने पहले सिलेक्शन लिया फिर मैंने शादी की, आज मेरे साथ फेलिसिटेशन में मेरे इन लॉज भी आकर बैठे हुए हैं। सेकंड में एग्जांपल दूंगा ज़ैनब सईद का। अगर आपको मैं बताऊं कि यूपीएससी में आज तक हाईएस्ट इंटरव्यू में मार्क्स किसको मिले हैं, जो मैं और सलमान इंटरव्यू देकर आए हैं, यूपीएससी में आज तक हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स इंटरव्यू के 275 में से जो 220 मार्क मिले हैं वो ज़ैनब सईद को मिले हैं। क्योंकि उनकी स्टोरी आप खुद सुन लीजिए। एक तो मुस्लिम लड़की है, उसने फिर पढ़ाई की है, फिर उसने यूपीएससी का सोचा है, फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, मेंस निकाला है, फिर वो फाइनल तक पहुंची है। आपकी यही जर्नी, मैं तो कहता हूं कि लड़कियों आप पढ़ो, आप प्रीलिम्स निकालो, आप मेंस का बेफिक्र रह जाओ, इंटरव्यू पैनल में पहुंच जाओगे, 200 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल गए, क्योंकि आपकी जर्नी बता देती है कि आपने क्या क्या मेहनत की है। तो ख़ास तौर से हमारी बहनों के लिए भी ये ऑप्शन खुला है, वो भी इसको कर सकती हैं, वो भी बड़े अज़ाइम कर सकती हैं। औरंगाबाद में माशाल्लाह अब रीडिंग रूम फैसिलिटी जैसे काबिश फाउंडेशन ने शुरू की है, बैठने का कुछ नहीं करना होता है। जामिया मिलिया में क्या मिलता है? हम क्यों कहते हैं दिल्ली चले जाइए, या हम क्यों कहते हैं कि आप या फला जगह चला जाइए? क्योंकि वहाँ पर आपको माहौल मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको आप जैसे लोग मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको उस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मैंने सोचा शुरू में कि जब मैंने तैयारी शुरू की और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, तो क्यों ना औरंगाबाद ही एक औरंगाबाद मॉडल क्यों ना बन जाए? औरंगाबाद के लड़के बाहर जाके क्यों गाइडेंस के लिए सीख करें? क्यों ना औरंगाबाद ही एक मॉडल बन जाए जहाँ पर दूसरे शहर के लोग आके बसें और औरंगाबाद से सिलेक्शन कराने की कोशिश करें। और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ है, मोहम्मद नूह और शेख सलमान फर्स्ट और लास्ट सिलेक्शन नहीं है। एक हमने देखा है कि शहर का एक ध्यान इस चीज़ की तरफ आया है, लोगों ने इसको कंसीडर किया है कि हाँ ये भी एक अल्टरनेटिव होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि पेरेंट्स बिलखुसूस अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए, उन्हें मोहलत दीजिए, उन्हें मौका दीजिए
और मैं नौजवानों से कहूँगा, जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, जितने भी लड़के हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप उस ट्रस्ट को अच्छे तरीके से निभाइए, आप उस पर खरे उतर के दिखाइए, क्योंकि जब तक किसी दरख्त को आंसू से नहीं सींचा जाएगा उसका फल मीठा नहीं होगा। यहाँ पे सलमान भी इस बात को सेकंड करेंगे कि आंसुओं से सींचना पड़ता है। जैसे रज़ाउल्लाह साहब ने भी मुझे कहा है कि खलिश है सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, आपको खूने जिगर लगाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं आपको अपनी स्टोरी बनाऊं, मेरी स्टोरी मुकम्मल हो चुकी। नूह सिद्दीकी जो है सेलेक्ट हो चुका। नूह सिद्दीकी के स्ट्रगल्स अब मेरी नज़र में कोई माने नहीं रखते। मेरा अपना सिलेक्शन अब मेरी नज़र में कोई माना नहीं रखता। मेरे लिए माना रखता है कि अब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे लिए माना रखता है कि मेरे जो साथी हैं, मेरे लिए माना रखता है मेरा जो शहर है, मेरे जो लोग हैं और एज अ कम्युनिटी है, और इन जनरल जितने भी यूथ हैं जो करना चाह रहे हैं, वो लोग भी इसमें आगे बढ़े। एक दिन आए कि मैं वहाँ पे बैठूँ, मैं वहाँ से सुनूँ और वो लोग आके अपनी स्टोरी यहाँ पर सुनाएं। और इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों के जहन में नहीं, काफ़ी कुछ लोगों के जहन में इस शहर में ये अज़्म पैदा हो गया है कि एक दिन उनकी स्टोरी भी सुनी जाएगी। बस एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, जिसमें कहा गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत शुक्रिया।